आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 25 जुलाई मंगलवार का मॉर्निंग न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन सुनना शुरू कर चुके हैं आप। मेरा नाम है खुशबू कुमार। मणिपुर मामले पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। इस बीच सदन को चलाने के लिए सरकार क्या स्ट्रैटेजी अपनाने जा रही है और विपक्ष इसे कैसे काउंटर करेगा, जानेंगे। और दिल्ली से 2400 किलोमीटर दूर मणिपुर में हालात कैसे हैं, ये भी सुनेंगे। राजस्थान की राजनीति में आजकल एक लाल डायरी के खूब चर्चे हैं। डायरी लाल हो, पीली हो या हरी, अब ये साफ हो चुका है कि उस डायरी में लिप्त हैं कांग्रेस के काले कारनामे। गहलोत सरकार से ताज़ा बर्खास्त हुए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों पर स्मृति ईरानी कांग्रेस को घेर रही थी। तो चुनावी साल में इस लाल डायरी से कितना सियासी बवाल होगा, समझेंगे। और विदेशों से निवेश जुटाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी सरकार पिछले 3 साल में चीन से आए FDI के दर्जनों बड़े प्रस्ताव क्यों ठुकरा चुकी है, इसकी भी परतें खोलेंगे। लेकिन पहले 60 सेकंड हेडलाइंस की बारी है, सुनिए सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे का हिस्सा ढहा, 1000 तीर्थ यात्री फंसे। मॉनसून सत्र का चौथा दिन, मणिपुर मुद्दे पर हो सकता है हंगामा। तीनों दिन हंगामे की वजह से कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। मेघालय CM ऑफिस पर भीड़ का हमला, 6 सुरक्षाकर्मी घायल। श्रीनगर में डल झील की हाउस बोट में लगी आग, कोई हताहत नहीं। मणिपुर हिंसा का पहला मृतक 21 साल का स्टूडेंट, परिवार को अब तक नहीं मिला शव। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ऐलान, चुनाव जीते तो नवाज शरीफ होंगे PM। संसद का मानसून सत्र आज चौथे दिन में प्रवेश कर रहा है। कल तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। कल राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर BJP नेताओं ने गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। जवाब में विपक्षी सांसदों ने इंडिया के बैनर तले मणिपुर का मुद्दा उठाया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। ऑपोजिशन की तरफ से हो रही नारेबाजी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वो चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद में खड़े होकर इस मुद्दे पर बयान दें। तो इस गतिरोध के बीच सरकार अब आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाली है, पूछा मैंने दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से। मणिपुर को लेकर जो संसद में गतिरोध बना हुआ है, सरकार ने उसको खत्म करने के लिए एक नई पहल की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा ने मुलाकात की और उसके बाद अमित शाह ने जो है स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और बताया सरकार की मंशा ये है कि वो मणिपुर पर चर्चा चाहती है। दूसरी तरफ सरकार का ये मानना है कि 1993 और 1997 में भी इसी तरीके की घटनाएं हुई थी और दोनों ही पक्षों में, चाहे वो मैथई हो या कुकी समाज के लोग हों, सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब एक बार चर्चा नहीं हुई थी और दूसरी बार जब चर्चा हुई भी थी तो वो गृह राज्य मंत्री ने उस पर जवाब दिया था। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं किया गया था तब भी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जब ये दोनों घटनाएं हुई, देश के गृह मंत्री के नाते कोई भी व्यक्ति मणिपुर नहीं गया था। मैं मणिपुर गया हूं और ये बात स्पष्ट है कि गृह मंत्री चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो और इसलिए वो कह रहे हैं कि जब मणिपुर पर चर्चा होगी तो उनका जवाब जो है स्पेसिफिक मणिपुर पर रहने वाला है, ना कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ की किसी घटना का वो जिक्र करेंगे। दूसरी तरफ आज से सरकार की रणनीति ये भी रहेगी, अगर विपक्ष मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होता है तो सरकार हो हल्ले और हंगामे के बीच में जो इम्पोर्टेंट बिल है, जो महत्वपूर्ण बिल हैं, उनको पास कराने की कोशिश करेगी। हिमांशु जी, आप कह रहे हैं कि सरकार हंगामे के बीच बिल पास कराने की तैयारी कर रही है। उधर कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया इस पूरे सेशन के लिए। तो ऐसे में विपक्ष इसे कैसे काउंटर करेगा?
देखिए, अब विपक्ष को मुझे लगता है एक मौका और मिल गया है। कल जिस तरीके से संजय सिंह को राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जो है उनको हंगामे के कारण पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया, तो विपक्ष चाहेगा कि मणिपुर पर चर्चा जब भी हो उससे पहले संजय सिंह का जो सस्पेंशन है उसको रिवोक करे, और ये आम सहमति से बन जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन विपक्ष इसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। और जिस तरीके से संजय सिंह जो है संसद के परिसर में गांधी की मूर्ति के सामने ही धरने पर बैठ गए हैं और उनके साथ विपक्ष के कुछ और सांसद भी हैं, तो विपक्ष एकजुट नजर आना चाहता है। और यही कारण है कि पिछले सत्र में जिस तरीके से विपक्ष बटा नजर आता था, अलग अलग प्रोटेस्ट करते थे एक ही मुद्दे को लेकर, अब विपक्ष जो है एक साथ एक ही मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। ये विपक्ष के अंदर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है और उसकी शुरुआत जो है वो कल से हुई थी। आज देखना यह है कि विपक्ष की जो दोबारा बैठक होनी है, यानी कि सभी संसदीय दल के जो नेता हैं या फ्लोर लीडर्स हैं विपक्षी दलों के, उनकी बैठक में क्या निर्णय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष नहीं चाहेगा कि इस मुद्दे को जो है वो हाथ से जाने दे, क्योंकि उनको मालूम है कि मणिपुर का एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। तो 20 जुलाई से ये मॉनसून सेशन शुरू हुआ है और 3 बैठकों में अब तक लोकसभा सिर्फ 89 मिनट चली है, वहीं राज्यसभा केवल 116 मिनट। तो जिस मणिपुर के मसले पर सरकार और विपक्ष ये तय नहीं कर पा रहा कि चर्चा करें तो कैसे, वहाँ अभी हालात कैसे हैं। जिस तरह महिलाओं के साथ विभत्स वारदात का एक वीडियो सामने आया था, क्या इस तरह की और भी घटनाएं वहां हुई हैं? जानने के लिए हमने फोन मिलाया इम्फाल में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा को। और इसको समझने के लिए हमें लोगों की बातों पे जाना होगा। लोगों से जो हम बात कर रहे हैं उनका दावा क्या है, चाहे वो मैतेई समाज के हों, कुकी समाज के हों, उनका कहना है हाँ ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कई रिलीफ कैंपों में जाते हुए, कई लोग महिलाओं से मिलते हुए अभी तक हमें कोई ऐसा विक्टिम मिला नहीं। ये जरूर है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं हैं उस पर उनका दावा है, लेकिन अगर हिंसा की बात हो, चाहे मारपीट हो, उनके साथ घसीटा गया हो, चोट लगी हो, ऐसे संख्या में महिलाएं जरूर हैं कि इस दौरान उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा था। लेकिन जो पर्टिकुलरली केस खासकर सेक्सुअल असॉल्ट का है कि क्या इस तरह का यौन हिंसा भी उन्हें झेलनी पड़ी थी, इस तरह के लोग अभी हमें नहीं मिल पाए। तो संभवतः जो सामने जानकारी आई है उसके मुताबिक शायद वो उसी वायरल वीडियो का ही केस हो सकता है, उसके अतिरिक्त अभी लोग सामने नहीं आए। जहां तक बाकी दूसरे और अभी मौजूदा स्थिति की बात है तो हाँ तनाव बरकरार है। अगर आप इम्फाल शहर की बात करते हैं तो यहाँ जिंदगी पटरी पर लौट रही है, कर्फ्यू ज्यादा है, लेकिन अभी भी काम धाम सारा बंद है, क्योंकि सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि जब पूरा राज्य एक था तो कारोबार चलता था, और अभी जब ऐसी स्थिति नहीं है तो सब कुछ मानिए ठप पड़ा हुआ। और जब ठप पड़ा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि किसी राज्य की सूरत कैसे होगी। तो शाम को कर्फ्यू फिर से शुरू हो जाता है, ढील दी गई है, और जो ऊपरी इलाके हैं खासकर वो जहाँ मैतेई और कुकी आमने सामने, वहाँ ज्यादातर लोग घर छोड़ चुके हैं, तो बहुत कुछ वहाँ है नहीं। और जिन इलाकों में हम जा रहे हैं वहाँ आज भी हिंसा, आगजनी, इन सब के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि स्थिति अभी ठीक नहीं है। और दूसरा है कि दोनों समुदायों के बीच इतनी कड़वाहट है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हालात कब ठीक होंगे। कोई एक दूसरे के से बात भी नहीं करना चाहता। हालांकि कल कुछ महिलाओं ने कहा हम चाहते हैं शांति बहाल हो, लेकिन भरोसा इस कदर टूटा है, शासन सरकार पर भरोसा है नहीं। शुक्रिया आशुतोष। और अब चलते हैं राजस्थान की तरफ, जहां सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त कर नई आफत मोल ले ली है। एक तरफ कांग्रेस दिल्ली में मणिपुर मसले पर मोदी सरकार को घेर रही थी, उधर गुढ़ा ने राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को नसीहत दे डाली। अशोक गहलोत को राजेंद्र गुढ़ा का ये बयान नागवार गुजरा और सीएम ने महज 6 घंटों के अंदर उन्हें बर्खास्त कर दिया। मंत्री पद गंवाने के बाद गुढ़ा कल जब विधानसभा में पहुंचे तो काफी हंगामा हुआ। गुढ़ा एक लाल डायरी के साथ स्पीकर सीपी जोशी की कुर्सी के पास पहुंचकर उसे लहराने लगे, जिससे स्पीकर भड़क गए और मार्शलों से कहकर गुढ़ा को सदन से बाहर करवा दिया। गुढ़ा सदन से बाहर निकलकर रोने लगे और सरकार के मंत्रियों पर उन्हें पीटने का आरोप लगाया। साथ ही ये दावा किया कि लाल डायरी में अशोक गहलोत के सारे काले कारनामे हैं। पिछले चुनाव में बीएसपी के टिकट पर विधायक बने गुढ़ा 2019 में बसपा के बाकी 5 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कई नाजुक मौके पर गहलोत सरकार को बचाने में अहम भूमिका भी निभाई थी, लेकिन फिर अशोक गहलोत से वो बागी क्यों हो गए, पूछा मैंने जयपुर में इंडिया टुडे मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद चौधरी से।
पिछले 6-7 महीने से आप देख रहे होंगे कि राजेंद्र गुड्डा के सुर बदले हुए थे। जो राजेंद्र गुड्डा 2020 में मानेसर में जब सचिन पायलट का गुट पहुंचा था, उसके बाद में जिस तरह के सचिन पायलट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, वही गुड्डा 2022 अंत में आते-आते सचिन पायलट के खेमे के प्रमुख जो योद्धा बन गए थे और वो लगातार सचिन पायलट को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, सचिन पायलट के घर भी जा रहे थे, अशोक गहलोत को लेकर वो बिल्कुल हमलावर हो गए थे। तो ये जो घटना है, ये एकदम नया इस आग में घी का काम किया। हालांकि उनको तब भी पार्टी से नहीं निकाला गया था, उनको सिर्फ मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था। तो उससे वो लगातार ये बयान दे रहे थे कि मेरे साथ ऐसा किया, मैंने कांग्रेस की सरकार बचाई, मैं लगातार इनके साथ खड़ा रहा, 6 राज्यसभा चुनाव में हमने इनको वोट दिए। और रही बात अशोक गहलोत का विरोध क्यों किया, तो इसके पीछे भी एक कारण है कि एक्चुअल में जो गुड्डा की जो विधानसभा है, जो उदयपुर वाटी, उसका जो जातीय गणित है, उसमें गुर्जर वोट करीब 25 से 30 हजार के बीच में है, जहां पे सचिन पायलट का उनमें वर्चस्व है। और वो सचिन पायलट के पक्ष में जो लगातार खड़े होकर इस तरह के लगातार भाषण दे रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन्होंने उस अपने विधानसभा क्षेत्र में जो गुर्जर वोट है उनको साधने की कोशिश की थी। और उसके बाद में वो ओवैसी की पार्टी के भी साथ एक दिन चले गए थे। उसके पीछे भी एक सियासी उनका एक गणित ये था कि जो उनके विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 हजार जो मुस्लिम वोट है, वो उनको साधने के लिए उनके साथ गए थे। अब वो जो वहां से जो अपना जो गणित जुटा रहे हैं कि गुर्जर वोट, राजपूत वोट, मुस्लिम वोट और कुछ SC ST के जो वोट हैं, वो उन्हें मिल जाए, उसके आधार पे वो फिर से विधायक बनकर चुन के आ सकते हैं। और अगर बीजेपी की सरकार या जो आगे जो भी सरकार अगर इस स्थिति में रहती है, तो वो फिर से अपना एक मंत्री पद वाला और वो जादू बरकरार रख सकते हैं। आनंद जी, जिस लाल डायरी का वो जिक्र कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उनमें कितना दम लगता है आपको, और क्या गहलोत सरकार के लिए सिरदर्द बन सकती है ये डायरी? देखिए, इससे सरकार को नुकसान तो होगा, इस सरकार की छवि में। देखिए, ऐसा डायरी वायरी कोई गुड्डा के पास नहीं है, जैसा लगातार कहा जा रहा है कि लाल डायरी है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि उस दिन उनके घर से कुछ दस्तावेज उन्होंने गायब किए हो सकता है उस दिन वो लेके आए हो, लेकिन अब तक वो दस्तावेज गुड्डा के पास हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे गुड्डा पर भरोसा कर सकते हैं कि गुड्डा उनके खिलाफ जो दस्तावेज है वो गुड्डा के पास रहे। तो उनके पार्टी से जाने से या मंत्री पद से हटने से इससे कांग्रेस सरकार को जरूर नुकसान होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में जब बीजेपी की जनसभाएं होंगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और बाकी लोग जब केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आएंगे, तो वो इस लाल डायरी को लेकर इस सरकार पे निशाने साधेंगे और ये सरकार को लेकर वो लगातार ये कहेंगे कि लाल डायरी जो थी वो पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, वो डायरी कहाँ है, इस तरह की बातें होंगी। और हो सकता है इसमें आने वाले दिनों में किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अब ये डायरी का जो पूरा एपिसोड आ गया है, तो इसी बहाने की केंद्रीय जांच एजेंसी, हालांकि मिलना वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन वो इसी बहाने राजस्थान में एक मुद्दा बनाने के लिए कि देखिए कि राजस्थान में एक लाल डायरी गायब है, उसको खोजने में जुटी है। अच्छा, और राजेंद्र गुढ़ा का अगला सियासी दांव क्या होने वाला है? बीजेपी में शामिल होने की संभावना भी है क्या? देखिए कि क्योंकि गुड्डा की जो छवि मानी जाती है राजस्थान में, वो एक ऐसे नेता की मानी जाती है जो किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं और किसी को भी कुछ भी झगड़े पे उतारू हो सकते हैं। तो ऐसा अभी तो नहीं लग रहा कि बीजेपी गुड्डा को साथ लाएगी, क्योंकि गुड्डा के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पास पहले से एक उम्मीदवार हैं, जो पिछला विधानसभा चुनाव हालांकि हारे हैं, लेकिन पीछे वो चुनाव जीते हुए हैं। तो गुड्डा को वहां बीजेपी में लिया जा सकता है, इसके कयास अभी कम ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी एक कार्ड खेलना चाहती है। क्योंकि गुड्डा को अगर वो बीजेपी अपने यहाँ शामिल कर लेगी, तो बीजेपी पे आरोप लगेंगे कि ये गुड्डा तो बीजेपी की भाषा ही बोल रहे थे और बीजेपी ने ये सारा मामला उनसे करवाया है। और अगर ये गुड्डा बाहर रहेंगे तो वो लगातार ये कहेंगे, देखिए कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं और इस सरकार पे आरोप लगाए हैं, तो उसकी बात जनता में ज्यादा असर करेगी बनिस्पत गुड्डा बीजेपी में आ जाए, उसके बाद बीजेपी कोई आरोप लगाए। तो हमारे साथ थे आनंद चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजस्थान की राजनीति फिलहाल तो लाल डायरी के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है, और अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI एक ऐसा मुद्दा जिसका विपक्ष में होते हुए बीजेपी ने जमकर विरोध किया। फिर सरकार में आने के बाद विदेशों से निवेश जुटाने के जतन भी खूब किए। UPA सरकार से 65% ज़्यादा FDI मोदी सरकार के कार्यकाल में आई, इसका डंका भी बजाया गया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसमें भारी गिरावट भी देखने को मिली है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने चीन से आए FDI के कई प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया है।
बिजनेस टुडे मैगजीन ने इस मामले में एक आरटीआई दायर की है, जिससे पता चला है कि वित्त वर्ष 2021 से सरकार ने चीन या चीनी नागरिकों की तरफ से आए एफडीआई के 58 एप्लीकेशंस को नकार दिया। 2023 की बात करें तो सिर्फ 3 एप्लीकेशंस को सरकार की तरफ से गो अहेड मिला है, यानी इसे एक्सेप्ट किया गया है। तो ये जो 3 प्रपोजल्स मंजूर हुए हैं वो किस सेक्टर में हुए हैं और इतने सारे रिजेक्शंस के पीछे की वजह क्या है, पूछा मैंने बिजनेस टुडे मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर आनंद अधिकारी से। बिजनेस टुडे ने ये जो आरटीआई किया था स्पेसिफिक नाम्स के लिए किया था कि कौन से सेक्टर्स हैं और कहाँ और कितने प्रपोजल फाइल हुए हैं। तो जो रिस्पांस आया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, तो उनने बोला कि वो नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सो नाउ इसमें से एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर आज आप पूरा हम एफडीआई का डाटा देखें तो चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो 21 नंबर में है। चाइना आज चाइना का 1% से 0.5% है जो एफडीआई चाइना से आता है। तो हम अब डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि जहां से हमारा 0.5% एफडीआई आता है, अगर हम लास्ट का 10-20 साल का डाटा देखें। नंबर 2, जो चाइना के साथ इशू क्या है कि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का इशू है। हमारे तो वो बॉर्डर में है और जो गलवान भी हुआ एंड उसके बाद एक वो डर भी पैदा हुआ इधर, जो ज्यादा पब्लिक के माइंड में था। जैसे आपने भी बोला कि देखो उसमें गलत नहीं है, अगर पैसा इधर आ रहा है और आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करने पड़ते हैं, अगर वो यूएस में हो या यूके के सिटीजन कहीं के भी हो। बट चाइना के साथ एक पब्लिक ना ओपिनियन भी बना है चाइना के अगेंस्ट, और ट्रस्ट इशू भी है चाइना के साथ। तो सेंसिटिव सेक्टर में जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज की डेट में आप देखो तो अधिकतर प्लेयर चाइना के आ चुके हैं इंडिया में। कम से कम 60% से भी ज्यादा मार्केट शेयर ये जो तुम्हारे लेनोवो, शॉमी, ओप्पो जो जितने प्लेयर हैं ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर ये ऑलरेडी आके बैठे हैं और इन्हें काफी बड़ा शेयर ले लिया है। नंबर 2, ऑटो सेक्टर। तो ऑटो में भी अभी मार्केट शेयर नहीं है उनका, बट अब जो ये पॉलिसी आ गई है तो गवर्नमेंट इंकरेज नहीं कर रही है। अगर वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं तो वो प्रपोजल गवर्नमेंट रिजेक्ट कर रही है चाइना के। तो सेंसिटिव सेक्टर में तो आई एग्री कि शायद नहीं देना चाहिए, बट अगर ऑटो में है, ईवी में है, बैटरीज में है तो इसमें कोई गलत नहीं है, जो मुझे भी लगता है ऐसा। अच्छा आनंद जी, चीन के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहा है और ये लगातार बढ़ता ही क्यों जा रहा है, क्या वजह है? हिस्टोरिकली चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है ज्यादा, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, उनको एक्सपोर्ट कम करते हैं। और आज की डेट में अगर एप्पल ले लो, सैमसंग ले लो, मैं तो एक बार बहुत पहले मुझे जाने का मौका मिला चाइना में एलजी के प्लांट में ना, एलजी का प्लांट, सैमसंग का प्लांट, इन सबका प्लांट चाइना है, बिकॉज वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और एलजी पूरे वर्ल्ड को और सैमसंग और एप्पल पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहा है। तो जो आप वो ट्रेड डेफिसिट की बात करो, अगर एलजी का माल इंडिया में आता है चाइना से, वो चाइना वाले अकाउंट में जाएगा, बट आ एलजी से रहा है। सो पूरे वर्ल्ड ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना बना लिया आज की डेट में, और इट्स बिकॉज ऑफ उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ कम है। लैंड अगर देखें, जैसे मैंने देखा शंघाई एंड बीजिंग, तो शंघाई एंड बीजिंग इज ऑलमोस्ट लाइक यूएस एंड एनी यूरोपियन कंट्री आप अगर जाओ तो। सो उनने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया कि हर फॉरेनर बोलता है कि मैं चाइना में जाके अपना बेस सेटअप करूंगा। तो वहां से जो माल आज आ रहा है, जैसे आपका फ्रिज हो या आपके चिप्स हो, सेमीकंडक्टर जैसे हम बोलते हैं, अधिकतर चीजें वहीं से आ रही हैं और ये ग्लोबल कंपनीज बना रही है वहां पर। अच्छा, और ओवरऑल जो एफडीआई से जुड़ा एक लेटेस्ट आंकड़ा मैं देख रही थी आनंद जी, वो ये है कि 2023 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में विदेशी निवेश जो है वो 16% गिर गया है। तो क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं? इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखो तो हम अब आगे हैं 6 और 6.5% की बात कर रहे हैं, अब हम 9-10% की बात नहीं कर रहे हैं। सो अगर हम 6-6.5 में ग्रो करें तो हम बहुत ज्यादा रेट पे ग्रो नहीं कर रहे हैं इंडिया। तो ओवरऑल ग्रोथ एक कंट्रीब्यूशन है कि भाई अगर ग्रोथ होगा तो कंपनीज भाग भाग के आती हैं टू सेट अप देयर बेस। तो ग्रोथ भी हमारा जरा म्यूटेड हो गया है 6-6.5, और लास्ट 2-3 साल कोविड के बाद तो गिरा ही था, नेगेटिव भी चला गया था। एंड कोविड से पहले भी आप देखो, जैसे जीएसटी आया, डीमॉन आया, आप बैंक्रप्सी कोड लेके आए तो वहां हजारों कंपनी चली गई, 6,000 कंपनी बैंक्रप्सी में गई है लास्ट 6 साल में। रेरा आया तो सारे वो रियल स्टेट में नोटिस जाने स्टार्ट हो गए, रियल स्टेट कंपनी बंद होनी स्टार्ट हो गई। तो ग्रोथ एक बहुत बड़ा इशू। नंबर 2, नए सेक्टर क्या होंगे 15-20 साल आने वाले सालों के। एक टाइम था जैसे मारुति आई, 80s में जब मारुति आई तो ऑटो एक सेक्टर था कि हर बंदा बोल रहा था कि इंडिया में ह्यूज डिमांड आएगी ऑटो की, तो इंडिया ने जापानीज कंपनी टाइप का ऑटो हुआ, और आज देख लो मारुति का 50% से ऊपर मार्केट शेयर है। तो नेक्स्ट 15-20 साल के सेक्टर कौन है, तो मैं बोलूंगा जैसे एआई, आप खुद देख रहे होंगे चैट जीपीटी। नाउ उनके जो फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, जब वो इंडिया आए तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला अभी इंडिया में फाउंडेशनल रिसर्च नहीं हो रही है और आप कर भी नहीं पाओगे इस तरह का चैट जीपीटी काइंड ऑफ ए थिंग। तो एक है जो नए सेक्टर में हम कुछ कर रहे हैं क्या, जैसे आप ईवीज देखो या ईवी की बैटरीज देखो, ईवी की बैटरी में उस तरह के इनोवेशन हो रहे हैं कि कल मैं गाड़ी दिल्ली से लेके जाऊं जयपुर तक के और वापस भी आऊं, मुझे कहीं चार्ज ना करनी पड़े। तो इनोवेशन नए सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे है, ठीक है, उसमें काफी काम हुआ है,
बट जो सप्लाई है, जैसे अगर हम सोलर पैनल्स हैं, हम उस तरह की चीजें इंडिया में बना रहे हैं जो वी कैन सप्लाई टू द वर्ल्ड। एक और मैं जो रीजन देख रहा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसकी हम बहुत बार बात करते हैं। इंडिया का रैंक अभी भी 63rd के करीब रैंक है, चाइना 31st में है। तो हमें बहुत कुछ करना है अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस में। एंड जो नए सेक्टर हैं, इसमें आई थिंक इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें बहुत काम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए इन मोर्चों पर सरकार को अभी और काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अधिकारी हमसे बातचीत करने के लिए। और देश दुनिया के अखबारों में छपी खबरों से रूबरू होने का वक्त हो गया है। गुड मॉर्निंग सूरज। गुड मॉर्निंग खुशबू। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक चेहरा है, रोता हुआ चेहरा, उदास चेहरा। राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे और मौजूदा एमएलए राजेंद्र सिंह गुधा, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके पास एक लाल डायरी है, लाल डायरी जिसमें कांग्रेस के काले चिट्ठे हैं। ये भी आरोप लगा कि जब वो विधानसभा में इस डायरी के बारे में बात कर रहे थे तो उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया गया। 50 लोगों ने उन पर अटैक किया। इसके बाद बीजेपी हरकत में आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये कहती है कि उस लाल डायरी में कई सारे मिनिस्टर्स हैं जिनके बारे में अच्छे से ब्यौरा है उनके काले कारनामों का। इस पर हम लोगों ने आज का दिन में बात भी की है, आप उससे सुन सकते हैं। अब गुधा साहब के अलावा एक तस्वीर महात्मा गांधी की है द दिल्ली गार्जियन में। तस्वीर संसद भवन की है जहां वो ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, इस तरह की उनकी मूर्ति है। एनडीए मणिपुर नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की आवाज वहां उठाता है और इंडिया जो है वहां राजस्थान, छत्तीसगढ़ नहीं, मणिपुर की आवाज उठाता है। तो एक खाका बट गया है। गांधी को हमने राज्यों में बांट दिया है कि भाई हम फलाना राज्य का प्रोटेस्ट करेंगे गांधी के सामने और हम फलाना राज्य का प्रोटेस्ट करेंगे गांधी के सामने। द दिल्ली गार्जियन में ये एक स्टोरी है। और खुशबू, ट्विटर की जो चिड़िया है ना वो उड़ गई है। नीले रंग की चिड़िया गायब है, उसकी जगह अब ले ली है एक्स ने। एक्स फॉर जो एक्सरे लिखते हैं ना हम लोग, काले बैकग्राउंड पर सफेद धारियों में वो एक्स लिखा आपको मिलेगा। और द पायनियर अखबार की लीड स्टोरी है कि मणिपुर पर संसद में नहीं टूटा गतिरोध। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि हमें प्रधानमंत्री का बयान चाहिए, हम बिना प्रधानमंत्री का बयान आए मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बयान आता है गृह मंत्री अमित शाह का। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा विपक्ष होने दे। इसके अलावा क्या होता है? संसद में गतिरोध तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करते हैं, मंथन करते हैं। लेकिन क्या ये मंथन इतना भर है? इंडियन एक्सप्रेस कहता है नहीं। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि उस मंथन में एनडीए के कई नेता मौजूद थे, उसकी पूरी तस्वीर लगा रखी है इंडियन एक्सप्रेस ने और कहा है कि मणिपुर तो डिस्कस हुआ ही है, लेकिन इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं आने वाले चुनाव को लेकर जिसके बारे में डिस्कशन हुई है। मीटिंग से याद आया, कॉनराड संगमा मेघालय के ये मुख्यमंत्री हैं। ये अपने गृह राज्य तुरा में ऐसी ही एक मीटिंग ले रहे थे अपने ऑफिस में बैठे हुए। अचानक से पत्थर ऑफिस के बाहर से चलनी शुरू हो जाती है। तहकीकात हुई, पता चला कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की संगमा के घर पर वो प्रदर्शनकारी थे। प्रदर्शनकारी जो तुरा, जो कि गृह राज्य भी है कॉनराड संगमा का, उसे विंटर कैपिटल घोषित करें मेघालय का। अब इस घटना के बाद तुरा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इस घटना के बाद। खुशबू, द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पर मैं खबर पढ़ रही थी सूरज। कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS प्रोजेक्ट के लिए 2 महीने के अंदर 415 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है और दिल्ली सरकार अब इस बात पर सहमत हो गई। तो सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि RRTS जो प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाना है। इसके तहत हाई स्पीड कंप्यूटर बेस्ड रेलवे सर्विस दी जाएगी और RRTS के जरिए नॉन पीक टाइम में माल ढुलाई की प्लानिंग है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो वो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी फंड दे सकती है। तो इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उस दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दे सकती, जिसके बाद कोर्ट ने 2 हफ्ते में विज्ञापनों पर खर्च का हिसाब मांगा था। जय खुशबू, और द दिल्ली गार्जियन की एक स्टोरी है कि ASI सर्वे कल शाम 5 बजे तक टाल दिया गया है ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका मैं बयान कोट करता हूँ। पायनियर अखबार ने इसे छापा है।
ऋण वसूली मामलों में कठोर कदम न उठाए बैंक। सीतारमण तो अपनी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका कहना है कि अगर बैंक को वसूली करनी है हजारों करोड़ों रुपए की, कठोर कदम ना उठाए, लेट इट बी, जैसा है वैसा रहने दो, आहिस्ते आहिस्ते काम करो। कल हम लोगों ने दिन भर में एक स्टोरी भी की कि कैसे बैड लोन जो है उसको राइट ऑफ कर दिया गया, उसको पोंछ दिया गया ऐसे कि हटो, साइड हो जाओ, किनारे हो जाओ, आपकी जरूरत अब नहीं है बही खाते में। अब न हर नागरिक को पासपोर्ट रखने का अधिकार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि प्राधिकारी महज दुरुपयोग की आशंका पर नवीनीकरण से इनकार नहीं कर सकते हैं। यानी अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो अगर प्राधिकारी को अगर लग रहा है कि साहब उस पासपोर्ट का दुरुपयोग हो सकता है तो आप ना उसको इशू करने से इनकार नहीं कर सकते। आपके लगने का हम क्या करें, आपके लगने से मेरा पासपोर्ट क्यों अटक जाए भाई, फिर तो बहुत कुछ लग सकता है। ये थोड़ा गड़बड़ मामला था जिसको कोर्ट ने बोला है ये ना चौल पे। बीबीसी की स्टोरी है कि इजराइल में जुडिशरी से जुड़ा एक बिल पास हुआ है। नेतन्याहू सरकार की ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। अब गवर्नमेंट के फैसले पर अदालत रोक नहीं लगा सकेगी। और आपको अगर ध्यान हो खुशबू, तो यही वो फैसला है जिस पर खूब बवाल हुआ है। लोग प्रोटेस्ट में उतर आए, यहाँ तक कि कहा गया कि सेना भी सरकार के खिलाफ उतर आई, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। इसके अलावा शहबाज ने यह ऐलान किया है कि चुनाव जीते तो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे। ये डॉन वेबसाइट की सबसे बड़ी स्टोरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि लाखों बच्चों को वो लैपटॉप देंगे, लेकिन कैसे? सवाल तो ये है, आप IMF से लोन मांग रहे हैं, आप देशों के सामने जा रहे हैं, भैया कुछ तो दे दो। उसी पैसे से क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लाखों लैपटॉप बांट देंगे? भैया पहले दाल रोटी सुधार लो, लैपटॉप बाद में बांट लेना। और आज 25 जुलाई की तारीख है, तो इतिहास में क्या जगह रखती है अब वो जान लेते हैं। आज ही के दिन साल 1978 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर में दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुई ने जन्म लिया था। और आज वर्ल्ड IVF डे भी है। 1943 को इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने सैन्य बल और सरकार के मुखिया का पद छोड़ दिया। तो पॉडकास्ट आज का दिन में आज इतना ही। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। आज इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने। साउंड डिज़ाइन नितिन रावत का था। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अब आपसे अगली मुलाकात 10 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में होगी। आज मंगलवार है तो हेल्थ वाला पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर भी आएगा, तो इन सबको भी सुनिएगा। नमस्कार।